ऑन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या समझा, हमारे हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, अगर वो खराब हो गया तो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड थिंग इज मेटाबॉलिज्म, आप जो कुछ भी खाते हो उसका छोटे छोटे पार्ट्स में कट डाउन होता है, एंड दैट कट डाउन प्रोसेस इज नथिंग बट कैटाबॉलिज्म। इसका एक रिवर्स भी होता है जिसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, जिसमें आप सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना सकते हो। अभी मैं आपको दो स्टेटमेंट दूंगा, इसमें से सही कौन सा है एंड गलत कौन सा है वो मुझे बताना। ओके, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये पहला स्टेटमेंट। एंड दूसरा स्टेटमेंट, अमाइनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बोलो इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? हो गया था कितनी जमाना माहिती। पहला फर्स्ट वन। स्टेटमेंट, फर्स्ट वन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, इज इट करेक्ट? कोई है इस सेंटेंस के अगेंस्ट जाना चाहता है? नो वन। ओके, तो जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं उससे बनता है प्रोटीन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। एंड जो प्रोटीन हम डाइट के थ्रू खाते हैं और उसका छोटा छोटा कट डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब आप बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स का कट डाउन जब होगा तो उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे उनका नाम क्या होगा? अभी ग्लूकोज। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज, राइट। कि ग्लूकोज हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से। और ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है? 38। 38 एटीपी, राइट। सो जो भी हम फूड खाते हैं उसका एक पर्टिकुलर पर्पज है, दैट इज एनर्जी जनरेशन। जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तब तक आप किसी भी काम को सीरियसली नहीं कर सकते। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, जिसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। एंड हु इज द पावर हाउस ऑफ योर सेल? ये तो सबको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, बाप रे। माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स माइटोकॉन्ड्रिया डियर, इट्स नॉट साइटोप्लाज्म। चलो लिखो एवरीवन, पावर हाउस ऑफ द सेल डैश, पावर हाउस ऑफ द सेल डैश, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ग्लूकोज से एटीपी बनाने की प्रोसेस है ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन जब होगा तब बनते हैं अमाइनो एसिड्स, एंड जब फैट्स का ब्रेकडाउन होगा तब बनते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अभी मेरा एक सवाल है, हमारी बॉडी के लिए फैट्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? बता। बुरे होते। बुरे होते हैं। तो हम जब भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें ऑयल क्यों ऐड करते हैं? तो ऑयल नहीं ऐड करना चाहिए क्योंकि उसमें तो फैट्स है। आता बोल। सर कुछ फैट्स अच्छे होते हैं और कुछ खराब। Exactly. There are two types of fats. One is good cholesterol, second one is bad cholesterol. Good cholesterol आपको मदद करता है आपकी सेल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो सेल है वो किस चीज से बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड में लिपिड वर्ड आ गया, मतलब वहां पे फैट्स इन्वॉल्व है। तो वो कौन से फैट्स है? गुड कोलेस्ट्रॉल वाले। एंड जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनका एक प्रॉब्लम है। हमारे घर में कोई ना कोई एक हार्ट पेशेंट होता है, और हार्ट पेशेंट को क्या बोला जाता है? आप फैटी सब्सटेंसेस मत खाओ, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस केस में होता क्या है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, एंड हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होने वाला है उसे रोक देता है। अभी आपको तो ये चीज पता है, अगर हमारे ऑर्गन को कहीं पे ब्लड सप्लाई कम हो गया तो उस ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाता है। तो ये जो फैट्स है, अगर आप गुड़ वाले फैट्स खा रहे हो ना तो वो आपको मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं। बट बैड वाले अगर आप फैट्स खाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो दो टाइप्स के फैट्स को उन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया है, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे मंडे को बता सकते हो। सैचुरेटेड फैट्स वर्सेस अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें से गुड कौन सा है एंड बैड कौन सा है? ठीक है, ये आपके लिए पॉइंट है कि इसको ढूंढ के लाना है कि सैचुरेशन वर्सेस अनसैचुरेशन में से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो जो अमाइनो एसिड्स हम खाते हैं उसका यूज कहाँ पे होता है? जनरली मसल बिल्डिंग के लिए। एंड जो फैट्स है वो आपको एज ए फ्यूल सोर्स करके मदद करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हैं।
दूसरी चीज सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए मदद करते हैं। एंड देन कम्स रेस्पॉन्सिवनेस। अभी रेस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या? स्क्रीन को आप देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, ये दो रेस्पॉन्सेस है, एक है विजुअल, दूसरा है ऑडिटरी। तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसको महसूस करने की कैपेसिटी मतलब रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड, लाइट, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व है चीजों को महसूस करने के लिए, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। तो जो मैटर रेस्पॉन्सिव होता है, चीजों को महसूस कर सकता है, वो हमारे लिविंग सिस्टम में आ सकता है। लेकिन वो उसने मेटाबॉलिज्म भी करना चाहिए, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे सर मेरे फोन को तो सेंसर है, तो वो तो हीट को सेंस कर लेता है, तो वो भी लिविंग लिविंग में आ जाएगा ना। क्या वो मेटाबॉलिज्म कर सकता है क्या? मोबाइल क्या आपको चपाती बस सब्जी मांगता है क्या? नहीं। सो रेस्पॉन्सिवनेस मतलब व्हाट? आपके सेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट कम्स मूवमेंट। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें मूव करना पड़ता है। तो मूवमेंट किस टाइप की होती है? ऑन सेलुलर लेवल। तो एक सेल के अंदर भी मूवमेंट होती है। एक मॉलिक्यूल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रैवल करता है। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रैवल करता है। देन मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम विथ योर ब्रेथ। हमारे बॉडी में एक डायफ्राम सिस्टम है जहाँ पे हम जब सांस लेते हैं तब उसका होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड जब सांस छोड़ते हैं तब होता है उसका रिलैक्सेशन। एंड वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल इज यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन जंप, यू कैन सिट। तो ये सारी चीजें जो कर रहे हो आप, इसमें क्या है? मूवमेंट हो रही है। और मूवमेंट किसके थ्रू होती है? मसल फाइबर्स के थ्रू, जिसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट फीचर है। देन कम्स रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? गिविंग बर्थ टू न्यू लाइफ। तो इससे होता क्या है? जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रीवियस लाइफ में थी वो नए लाइफ को ट्रांसफर की जाती है। हियर लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ which includes formation of new cells for the replacement of the life and repair of the old cells as well as for growth। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो उस केस में होगा क्या? आपके वो सेल्स वहां से रिप्लेस हो जाएंगे और वहां पे नए सेल्स आ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो खुद को कंप्लीटली रीग्रो कर सकता है? आपको अगर आप उसे इवन बीच में से काट देते हो तो भी। एनीवन नोस वो कौन सा हेयर ऑर्गन? एंड नेल, हेयर एंड नेल। ओके, हेयर एंड नेल आपके अपेंडिजिस है, उसको आप नहीं ले सकते यहाँ पे। मैं ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। क्या हेयर एंड नेल ऑर्गन है? तो वो तो ऑर्गन नहीं है। तो बाकी कौन बचा फिर? सर लीवर। लीवर। लेकिन अभी यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लीवर कैसे खराब हो जाता है? क्योंकि लीवर के पास तो अमर होने की कैपेसिटी है, वो खुद को जितना चाहे उतना ग्रो कर सकता है, चाहे वो कितना भी खराब हो जाए। अब बोलो, अब लगा अब दिमाग। मगर लिमिट कट करने के बाद तो उसके ऊपर सेल्स आ सकते ना। यस, लीवर के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि उसको बीच में से काट दो ना, वो फिर से खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है। तो जो पर्सन अल्कोहल बहुत सालों से कंज्यूम कर रहा है तो उसका लिवर तो बोलना चाहिए अरे आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डील कर लूंगा, लेकिन कुछ सालों बाद लिवर खराब हो जाता है। कैसे? टीथ टीथ ना, एकदा रिपीट कर, मला ऐकू नाही आलं. टीथ टिप. हा 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 हा. टिप ह्या कॉन्सेप्ट मध्ये येणारच नाही. ये देखो, आपके जो इनिशियल टिप होते हैं जब आपका बर्थ हुआ था पहले 6 साल तक वो गिर जाएंगे फिर से आएंगे, लेकिन अगर आपका टिप अभी गिरा ना वो फिर से नहीं आएगा, खत्म। फिर आपको दूसरी सर्जरी करके वहां पे टिप बिठाना पड़ेगा। तो मेटल का रहेगा या ओरिजिनल रहेगा? देखो क्या होता है, हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, हर एक चीज की वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी होती है। तो लिवर क्या करेगा? 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, 3 4 साल 10 साल देख लेगा वो क्या रहा है। कुछ समय बाद लिवर बोलेगा भाई तू तेरा देख ले, मुझे नहीं कुछ पता, क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है रीग्रो करने की। तूने जितनी मर्जी खुद के साथ बुरा करना था कर लिया, पी लिया, अपने सेल्स को खराब कर लिया, मैंने पूरी कोशिश की तुझे ठीक करने की, अभी मेरी पावर खत्म हो चुकी है, अभी तू तेरा देख ले। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अल्कोहल आपके लिवर के सेल्स को धीरे धीरे करके मारता है। तो वो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। जैसे कि HIV एड्स, क्या आपको 1 या 2 दिन में डिटेक्ट होता है क्या?
या उसके लिए समय लगता है? बोलो। टेस्ट किया तो समझेगा, लेकिन विदाउट टेस्ट क्या आपको HIV डिटेक्ट होगा? नहीं। नहीं, क्योंकि HIV के सिम्टम्स आने के लिए बॉडी के ऊपर 15 साल लगते हैं, और 15 साल बीत जाने के बाद आपकी इम्यून सिस्टम इस तरह से वीक हो जाती है कि उसको दुनिया की कोई ताकत रीग्रो नहीं कर सकती, उसे रीजनरेट नहीं कर सकती। एंड दैट इज द थिंग कि रिप्रोडक्शन आपके बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके नए सेल्स जनरेट होते हैं, बट उनकी कुछ एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। सो अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में अभी अवेलेबल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने के लिए हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें होता है डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन मतलब व्हाट? जब आप बन रहे थे, आपकी बॉडी बन रही थी, तब आप एक छोटे सेलुलर कंपोनेंट में थे। वो सेलुलर कंपोनेंट अलग अलग सेल में डिवाइड हो गया। आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ब्लास्टूला, मोड्यूला, स्टेज 1 डेवलपमेंट, स्टेज 2 डेवलपमेंट, कट डाउन 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल, 32 सेल्स। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपने क्या देखा कि हमारे बॉडी के इनिशियली स्पर्म्स एंड एग्स फ्यूज हो गए, उसके बाद डिवीजन हुआ, उसके बाद और डिवीजन हुआ, उसके बाद और डिवीजन हुआ, और फाइनली बना हमारा ऑर्गन सिस्टम। और इस तरह से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बहुत सारे एनिमेशंस एंड 3D पावर पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्रीशन। जो भी आपने खाया है उसका कुछ समय बाद एक्सक्रीशन होगा। उसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि जितना आपको जरूरी था बॉडी ने उतना एब्जॉर्ब कर लिया, एंड जितना काम का नहीं था अभी उसको बॉडी से बाहर भेजना पड़ेगा। उसके लिए हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें मदद करती है। उसका प्रिंसिपल ऑर्गन है किडनीज, और उसके बाद अदर भी ऑर्गन है जैसे कि लंग्स है, स्किन है। ठीक है, लेकिन मेन काम जो रहेगा वो हमारे किडनीज का रहेगा। देन कम्स न्यूट्रिशन। हमें जीने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जब हम न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी बनती है जो हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए मदद करेगी। तो हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करने वाला हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ये सब मैंने आपको दे दिया खाने पीने के लिए, लेकिन मैंने आपको वाटर नहीं दिया। अब बोलो, आप विदाउट वाटर कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो? लगाओ दिमाग, लगाओ 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 दिमाग लगाओ। किसी ने माउंटेन मैन मांझी मूवी देखा? नहीं देखा होगा तो देख लेना। एक इंसान खाने के बिना 21 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। दैट्स द फैक्ट। और हमारी बॉडी 65% से भी ज्यादा अमाउंट में वाटर से बनी हुई है, बाकी तो दूसरा मैटर है। तो न्यूट्रिशन एक आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बनाता है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको मदद करता है। देन कम्स रेगुलेशन। अभी ये रेगुलेशन किसके हाथ में है? होम्योस्टैसिस बोलते हैं उसको, वो एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। आपके बीट्स कितने होते हैं हार्ट के? 72। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/20। स्टमक में क्या रिलीज होता है? एसिड। बॉडी फ्लूइड का पीएच मेंटेन रखना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये सारी चीजें किसके हाथ में है? वो है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम। अभी छोटा सा सवाल, जब भी आपको फीवर आता है तो आप कौन सी मेडिसिन कंज्यूम करते हो? कोई एक बताना मुझे। पैरासिटामोल। पैरासिटामोल आप खाते हो, लेकिन आपको पता है पैरासिटामोल एग्जैक्टली करता क्या है? जैसे ही आप पैरासिटामोल खाओगे वो पैरासिटामोल पहले एंटर करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, फिर वो पहुंचेगा हमारे ब्रेन में। ब्रेन में होता है एक छोटा सा ऑर्गन जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंड ये हाइपोथैलेमस को वो पैरासिटामोल बताता है कि अभी बॉडी टेम्परेचर को कम करना है क्योंकि ज्यादा हो चुका है। तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को तुरंत मैसेज देता है कि भाई अभी बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो, एंड दिस इज हाउ रेगुलेशन प्रोसेस अकर्स। दूसरी चीज, अगर आपके हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गए, मान लो यहाँ पे आप भाग रहे हो, हार्ट बीट्स तेज हो गए, क्या आपको 140-150 हार्ट बीट्स की जरूरत है अभी लेक्चर में बैठने के लिए? नहीं।
नहीं, लेकिन इतने तेज हार्ट बीट्स होने लगे तो क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो उसे मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे ब्रेन को कुछ केमिकल्स को रिलीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द नॉर्मल हार्ट रेट, दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट को कम करता है, एंड एड्रेनालिन डिक्रीज हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो ये रेगुलेशन मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। एंड द लास्ट पार्ट इज सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। अभी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल इंग्रेडिएंट है वो है प्रोटीन। विदाउट प्रोटीन आप कुछ नहीं कर सकते, और ये प्रोटीन बनाने के लिए हमें न्यूट्रिशन की मदद लेनी होती है। और ये प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है आपका एंजाइम सिस्टम। एंजाइम का काम बहुत सिंपल है। बोलो, चलो कैटालिस्ट का काम क्या होता है वो बोलो, फिर एंजाइम का बताता हूँ। What is the function of the catalyst? To increase the rate of the reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्यों बढ़ाते हैं? ताकि हमें कम समय में ज्यादा इफेक्ट मिले। वैसे ही हमारे बॉडी का जो एंजाइम सिस्टम है वो क्या करता है? एक रिएक्शन का स्पीड बढ़ा के इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। राइट डाउन, all enzymes are proteinous in nature. All enzymes are proteinous in nature. But all proteins are not enzymes. But all proteins are not enzymes. But all proteins are not enzymes. ठीक है? तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है ना, सब प्रोटीन्स है। लेकिन हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है वो सारे एंजाइम नहीं है। उसमें से कुछ अदर केमिकल है जो उनका अपना पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो इसका एक छोटा एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे ही हमारी मीटिंग एंड होगी इसको लिख लेना है। इसका हम कल एक मंडे को थ्रू पिक्चर्स समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पोजीशंस क्या है। सुपेरियर किसको बोलते हैं, इंफीरियर क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इनका मीनिंग क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं समझेगा तब तक आपको ऑर्गन सिस्टम में कौन से पार्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है ये नहीं समझेगा। ठीक है, तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने साइड से कोशिश करो। कल छुट्टी है, देखो एग्जैक्टली ये पार्ट होते कहाँ पे, सुपीरियर मतलब क्या, इंफीरियर मतलब क्या, एंटीरियर मतलब क्या। मंडे का इसका हम एक डिटेल डिस्कशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछो। हेलो सर। यस, बोला। सर फिर मतलब अपन रनिंग वगैरह करके आ रहे हैं और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वो प्रॉब्लम क्यों सर फिर? ना 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 ना, वो प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर आपको ज्यादा काम करना है तो बेटा आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम लगेगी, बताओ। सर ज्यादा लगेगी काम ज्यादा एनर्जी पर लगेगी ज्यादा काम करने के लिए, राइट। तो डिपेंड। हम जब भी भागने के लिए स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा ब्रेन बताता है हमारे बॉडी को, भाई अभी ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, और अगर वो जरूरत फीड करनी है तो सर्कुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना सर्कुलेशन फास्ट होगा उतनी एनर्जी उतना ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। एंड जैसे ही आप रुक जाओगे, एक जगह पे बैठ जाओगे, फिर ब्रेन क्या बोलेगा, अभी बॉडी भाग नहीं रही है, ज्यादा एनर्जी की ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो हार्ट रेट को कम किया जाए। दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। सर 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 बोला। हाँ सर सर, ये तो मतलब रनिंग वगैरह करने का था, और सर एक डर की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। यस, वो भी एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, अभी वो बताता हूँ कैसे। देखो, सर अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में होता है, आपके सामने कुछ एक्सीडेंट होता है या आपको किसी चीज का फोबिया है, तो उस केस में आपकी थॉट प्रोसेस ट्रिगर करती है कुछ केमिकल्स को रिलीज करने के लिए। अगर अभी आपको फॉर एग्जांपल हॉरर मूवी से डर लगता है और एकदम से हॉरर मूवी स्टार्ट हो जाए, क्या होगा, आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलने लगेगी, अरे स्क्रीन पे ऊपर क्या दिख रहा है, और ब्रेन इमीडिएटली एक केमिकल को रिलीज करेगा जिसका नाम है एड्रेनालिन। और वो एड्रेनालिन आपके हार्ट के ऊपर एक्ट करेगा, और जैसे ही हार्ट के ऊपर एक्ट करेगा वहां से हार्ट रेट तेज हो जाएंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है।
क्योंकि जब भी हमें डर लगता है ना, तब हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव स्टेज में चला जाता है, जो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है। तो आप बैठे भी हो लेकिन डर बहुत लग रहा है, तो ब्रेन क्या सोचता है, इस डर से बाहर कैसे आना चाहिए, और उसके लिए सोचने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की। और वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए वो हार्ट को मैसेज देता है, भाई मुझे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए, जल्दी से हार्ट रेट बढ़ा। और फिर वहां से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। क्लियर? सर हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं ना इसमें? ना, हार्ट अटैक तब आता है जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज में बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो चुका है और हार्ट का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। देखो, हार्ट अटैक कौन से पेशेंट को दो चीजें हैं, कि एक पर्सन ऐसा है जो बहुत हेल्दी है, लेकिन उसको अगर ये चीजें उसके साथ होती है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है। लेकिन हेल्दी पर्सन है, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे जो ब्रेन से मैसेज आ रहा है वो इतना स्ट्रांग है कि हार्ट उसे झेल नहीं पाया, और हार्ट वहां पे अपना फंक्शन बंद कर देता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। लेकिन ये ना छोटे बच्चों में या अडल्ट में नहीं होगा, ये ओल्ड एज पर्सन में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे उनकी ऑर्गन सिस्टम वीक हो जाती है, और उस केस में जब एड्रेनलिन का एकदम बर्स्ट होगा हार्ट के ऊपर, तो हार्ट फेल हो जाएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। वेल, और कोई डाउट? हाउ वाज द सेशन गाइस? पसंद आया? ओके फाइन, चलो अटेंडन्स घेतोय मी, मीटिंग लीव करू हेलो नका। सर, येस बोला। हम मंडे से कॉलेज आ सकते हैं ना? यस आ सकते हो, बिंदास। सर वैक्सीनेशन रहे या ना रहे? वैक्सीनेशन ना 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 ना, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो मत आना। वैक्सीनेशन का जब भी कॉलेज में कैंप लगने वाला है मैं आपको बता दूंगा, तब आना है। लेकिन आपने एक ओके सर। वैक्सीन लिया है, 2 वैक्सीन लिया है, तो आना ही पड़ेगा। हेलो यस। सर, मेरा 1 डोज भी कंप्लीट नहीं है, तो मैं आ सकता हूँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते, एटलीस्ट 1 डोज आपको लेना चाहिए। सर जब कैंप लगेगा कॉलेज में तो आप पर्सनली मैसेज करेंगे ना ग्रुप यस पर? यस, ग्रुप के ऊपर आपको ऑफिशियल मैसेज मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। चलो अटेंडेंस ले रहा हूँ, माइक ऑफ कर दो सभी लोग। ओके, डन विथ अटेंडेंस। चलो नेक्स्ट सेशन पवन सर लेने वाले हैं रिगार्डिंग सोशल फार्मेसी। आई थिंक वो 10:15 को स्टार्ट होगा।